बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। कनाडा विज़िट वीज़े के हवाले से जी आप लोग बेशुमार वीडियोस देखते हैं। वीज़े में हमेशा ये कहता हूँ, वीज़े लगते भी हैं, वीज़े रिजेक्ट भी होते हैं, लेकिन उसमें हमेशा ख़ास तौर पर उन लोगों की मैं बात करूँगा जिनके वीज़े रिजेक्ट होते हैं, वो चाहे हमारे क्लाइंट हों या किसी और के क्लाइंट हों। तो नॉर्मली जो क्लाइंट्स होते हैं या दोस्त होते हैं वो ये पूछते हैं कि जी हमें बताएं कि हम क्या ऐसा करें कि हमारा जो है वो वीज़ा लग जाए। पहली बात तो ये है कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कोई बंदा ऐसी आपको बात नहीं बता सकता जिससे 100% आपका वीज़ा लग जाए। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसी टिप्स आपको हम दे सकते हैं कि जिसमें वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएं। और लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है, ज़रूरी नहीं है जो टिप्स मैंने दी हैं अगर वो आपने अडॉप्ट किए तो 100% वीज़ा लगेगा। अगेन 100% कुछ नहीं होता। जो ये सारे जो वीज़े होते हैं ये चांस के ऊपर होते हैं। सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन जब आप अच्छी करते हैं तो उसमें चांसेस वीज़ा लगने के ज़्यादा हो जाते हैं। किसी के जैसे मेरे पास कोई कस्टमर आता है तो मैं बताता हूँ कि सर आपके 50% चांस है, आपके 70% हैं, आपके 80% हैं, आपके 90% हैं। ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि सर आपको, जिनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार होता है या दोस्ती होती है तो उनका मजाक से ये भी कहते हैं कि सर आपका 100% वीज़ा लग जाएगा, ना लगा तो कंसल्टेंसी फ़ीस वापस ले लीजिएगा। और ऐसे भी होते हैं जिनको हम बताते हैं कि सर ये आपका वीज़ा नहीं लगना, लेकिन फिर भी आपकी मर्ज़ी है। कंसल्टेंसी फ़ीस हमेशा जितने भी कंसल्टेंट की जो है वो नाकाबिले वापसी होती है। तो हम एडवाइस देते हैं कि सर आप ना लगवाएं अभी। लेकिन बहरहाल वीज़ा हमेशा जो होता है ऑलवेज ऑन रिस्क होता है, वो मेरा हो या आपका हो या किसी का भी हो। हाँ, ये ज़रूर है कि सब दोस्त जो पूछते हैं कि जी हमें बताइए, ख़ास तौर पर वो लोग जो देहाती एरियाज़ में रहते हैं, मैं उनकी बात इसलिए करता हूँ उनके पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन कम होती है। यूट्यूब से वो लोग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लेते हैं। तो ज़्यादा लोग, शहर वाले भी खैर बहुत सारे लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन कम होती है। तो इन्फॉर्मेशन लोग पूछते हैं कि जी हमें बताएं हम ऐसा क्या करें कनाडा के लिए कि हमारा वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएँ। देखिए, मैं आपको 5-6 टिप्स जो हैं वो देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो एक हमारे यहाँ इस वक्त बहुत सारे लोगों से आप सुन रहे होते हैं कि जी मैं आपको इनविटेशन कनाडा से, हम आपको इनविटेशन कनाडा से मंगवा देते हैं और उस इनविटेशन की बेस पे आपका वीज़ा लग जाएगा। मैं इसको टोटली एक्सेप्ट नहीं करता और मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। इसलिए मैं लाहौर में बैठा हूँ और मेरा कोई जानने वाला कनाडा में है ही नहीं। जब मेरा कोई जानने वाला कनाडा में है ही नहीं, ना मेरा बिजनेस से रिलेटेड कोई वहाँ पर कोई दोस्त है, ना मेरा कोई अपना ज़ाती दोस्त है, तो अगर कोई तीसरा बंदा मुझे कनाडा से पैसे लेके तो मुझे कोई इनविटेशन मंगवा देगा तो वो मेरी चीज़ों के साथ कभी भी मैच नहीं करेगा, मेरी उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो एम्बेसी इस चीज़ को फ़ौरन चेक कर लेती है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अगर आप इस बेस पे अगर आप करेंगे कि जी हम वहाँ से मंगवा लें कोई इन्विटेशन जो कि आपका जानने वाला नहीं दे, कोई तीसरा मंगवा के दे पैसे, तो वो नहीं आपने मंगवाना। उस पर वीज़ा लगने के चांसेस मेरी नज़र में बहुत कम होते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप रियल इन्फॉर्मेशन, जो एक्चुअल आपकी इन्फॉर्मेशन है वो पुट ऑन करें। जो एक्चुअल आपकी इन्फॉर्मेशन है, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ लोग ये करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो फेक बना के भी लगा देते हैं। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये काम आपने नहीं करना। आपसे कोई पैसों से दे या फ्री दे, आप किसी की स्टेटमेंट ना लगाएं। हाँ, जो लीगल प्रोसीजर है वो ये है कि आपका कोई बहन भाई रिश्तेदार आपको विद एफिडेविट दे, वो लगाएं, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी फलां बंदा मुझे कह रहा है इतने पैसे जो है वो मैं आपको दे देता हूँ, आपकी स्टेटमेंट भी बना दूंगा और साथ इन्विटेशन, ये डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं लगाने। हमेशा अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप बिल्कुल अपनी लगाएं। दूसरी बात यह है कि इसमें एक चीज़ और आप याद रखें, अगर आपने एज ए एम्प्लॉयमेंट, यानी आपने एज ए जॉब जो है वो अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि जी मैं जॉब करता हूँ पाकिस्तान में, तो जो जॉब का जो लेटर है या जो एनओसी है वो आप जहन में रखें कि वो फेक नहीं होना चाहिए, वो हमेशा रियल होना चाहिए, चाहे सैलरी जो भी हो। क्योंकि हमारे यहाँ लोग ये करते हैं कि पकड़ दकड़ के जो सैलरी के जो बनाए होते हैं आप लोगों ने, उनका पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जो डॉक्यूमेंट्स विदाउट रिकॉर्ड है, जो डॉक्यूमेंट्स हवा में है, वो एम्बेसी भी चेक कर सकती है, वो मेरे जैसा बंदा भी चेक कर सकता है, वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने एज ए एम्प्लॉय कहीं पे अप्लाई किया है तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कभी भी 2 नंबर फेक सैलरी स्लिप पे नहीं लगाएं। अगर आप 1 नंबर जेन्युइन सैलरी स्लिप पे लगाएंगे तो इसमें भी आपका वीज़ा जो है वो लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा दूसरी बात ये आती है कि हमारे लोग जो हैं वो इधर उधर से पकड़ के जो डॉक्यूमेंट्स दूसरे लगाते हैं। मैंने ये भी देखा है, लोग प्रॉपर्टी के भी 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बना के तो साथ लगा देते हैं कि जी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, जी मेरा वो बंदा कह रहा है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मैं बना दूंगा, कोई मसला नहीं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी हम लगा सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो 4-5 काम है ये आपको नहीं करने चाहिए। आपको हमेशा
हमेशा एक्यूरेट एग्जैक्ट अपनी जो भी आपकी सैलरी है वो बताएं, जो आपका बिजनेस है वो बताएं, जो आपके नाम पे प्रॉपर्टी है आप वो बताएं, जो आपकी एक्चुअल सिचुएशन है, जो आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट है वो लगाएं। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो ये है कि जिससे भी आप अपनी फाइल जो है वो प्रिपेयर करवा रहे हैं, जिस भी कंसल्टेंट, कोशिश करें कि वो जो कवर लेटर बनाए वो कवर लेटर आप एक बार उनके साथ बैठ के अपना स्टडी कर लें। क्योंकि होता ही है कि जब किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसके ज़िन में वसवसे आते हैं, ख्याल आते हैं कि यार पता नहीं इस कंसल्टेंट ने जो है वो मेरा कवर लेटर जो है वो पता नहीं क्या बना दिया था। नॉर्मली लोग यही इस बात में कहते हैं कि पता नहीं मेरा कवर लेटर जो है वो आपने पता नहीं कैसा बनाया है। जब वो ये लिखते हैं कि जनाब हाँ आपके फाइनेंशियल जो सोर्सेज हैं हम उनसे मुतमईन नहीं हैं, या आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि आप वहाँ आ जाएँ, तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि जी मैंने तो इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट दी थी, आपने वो मेरी सही स्टेटमेंट ही नहीं लगाई, या आपने मेरी इतनी प्रॉपर्टी नहीं लगाई, या मेरा आपने इतना बिजनेस नहीं शो किया। तो इसके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा एक्चुअल जो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप करें, और उसके साथ साथ अपने केस को जो है जब वो सारा पुट आउट होने लगे तो एक बार अपने कवर लेटर को भी आप ज़रूर पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ है वो ये है कि जो हम फैमिली से मुतल्लिक जो हम अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं वो भी हमें सही देनी चाहिए। आप बिलीव करें बहुत सारे लोग हैं जो मैरिड होते हैं और अपने आप को मैरिड शो नहीं करना चाहते, हमें भी नहीं बताते, और उनका जो FRC होता है वो भी सिंगल का होता है। तो आप इस तरह के भी जब हम काम करते हैं तो वो भी एम्बेसी को फ़ौरन पता चल जाता है। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी किस्म का जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप फेक नहीं लगाएं। तो कनाडा के हवाले से 5 से 6 चीज़ें जो हैं वो आपने अगर एग्जैक्ट कर ली तो वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ये मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, आपने स्टेटमेंट जो है वो अपनी लगानी है, फेक स्टेटमेंट नहीं लगानी। दूसरी बात यह है अगर आपने अपने आप को एम्प्लॉय शो किया है तो आपने जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, फेक सैलरी स्लिप इधर उधर से पकड़ के बिल्कुल नहीं लगानी। तीसरी चीज़ जो है, ये जो लेटर आते हैं जो कहते हैं जी, मुझे भी लोग कह रहे होते हैं कि जी ये लेटर आप जो है वो हमें बना दें, या लेटर वहाँ से इनविटेशन का मंगवा दें, पैसे दे के हम आपको पैसे देते हैं। ये इन लेटरों पे वीज़े नहीं लगते, मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आप लोग जैसे बेहतर समझें। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट आप अपनी पुट करें, और अपना कवर लेटर जो है वो ज़रूर स्टडी करें। और इससे भी बढ़कर ये है कि जो आपका कंसल्टेंट है उसके साथ ज़रूर मिल के बैठें, उससे अपना केस डिस्कस करें, उससे आप ज़हनी हम आहंगी पैदा करें, तो उसमें उसको आपका केस समझने में मदद मिलेगी। जब केस आपका समझा होगा आपके कंसल्टेंट ने, तो उसमें क्या होगा कि आपका कवर लेटर वो बनाने में जो है वो आसानी होगी। और कवर लेटर जो होता है वो यकीनन जो है वो किसी भी फाइल की जान होती है, जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो बनाते हैं, वही मेन आपका डॉक्यूमेंट्स होता है। क्योंकि कवर लेटर को पढ़ के ही एम्बेसडर ने जो है वो उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैच करने होते हैं। तो अगर कवर लेटर में कुछ और लिखा हुआ है और डॉक्यूमेंट्स उसके अगेंस्ट है, मैंने लिखा कवर लेटर में बिजनेस हुआ है और मैं हूँ सैलरी वाला पर्सन, तो जाहिर सी बात चीज़ें जो है वो मैच नहीं करेंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करें, आप ये 4-5 चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखें और इसके मुताबिक जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाएं। बाकी जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली है। इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकता है, मैं भी कोशिश कर सकता हूँ, आप भी कोशिश कर सकते हैं। 100% जो है वो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन बहरहाल कोशिश जो है उसी से ही इंशाअल्लाह ताला इंसान जो है वो तरक्की की मनाज़िल जो है वो तय करता है, वो चाहे वीज़ा हो या दुनिया का कोई भी काम हो। तो कोशिश ज़रूर करें, अप्लाई ज़रूर करें। जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही बड़ा उसका फ़ायदा होगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप 20 लाख रुपया एजेंट को दे के बाद में उसके पीछे पीछे फिरते हैं, उससे बहुत बेहतर है कि आप कंसल्टेंट को पैसे दें, लीगल फ़ीस खुद पे करें और अपना वीज़ा खुद अप्लाई करें। एटलीस्ट अगर खुदा ना करे रिफ्यूज़ भी हो जाता है तो आपको कम से कम ये तो होगा कि जनाब ये मैंने खुद अप्लाई किया था। ये तो नहीं होगा कि जी कंसल्टेंट ने तो मेरा जो है वो केस जो है वो अप्लाई कर दिया है, लेकिन वो जिसको 40 लाख या 20 लाख या 30 लाख आपने एजेंट को दिया हुआ है उसने पता नहीं क्या कर दिया है, किस बंदे से उसने फ़ाइल तैयार करवाई या नहीं करवाई। क्योंकि हमारे पास दिन में बहुत केसेस आते हैं और बहुत ज़्यादा लोग परेशान इस वजह से होते हैं कि कोई भी बंदा उनको ना अपना उनका अकाउंट नंबर देता है, ना उनको कोई इन्फॉर्मेशन देता है, उस वजह से लोग परेशान होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमेशा एग्जैक्ट जो है इन्फॉर्मेशन अपनी दें, कंसल्टेंट के साथ जो बैठ के डिस्कस करें। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।